हेलो व्यूअर्स। मईशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ आज की नई एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा शरीक हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ने चूँकि आईएमएफ के प्रोग्राम में अब दोबारा से हम एंटर हो चुके हैं। 37 मंथ्स का ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए, उसकी रिव्यू करने के लिए हर 6 महीने के बाद आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आया करेगी और वो ये देखेगी पाकिस्तान की हुकूमत से, एफपीआर से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, इकोनॉमिस्ट से ये असेसमेंट करने की कोशिश करेगी कि जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जो हमने रिफॉर्म्स के अंदर बातें की हैं और जो हमने टारगेट्स मुकर्रर किए हैं आईएमएफ की मंशा के साथ और अपनी सूरत हाल के पेश नज़र, वो हम किस हद तक उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम की जो कंटिन्यूटी है और इसमें जो डिसबर्समेंट्स होती हैं वो बड़ी हद तक लिंक होती हैं इन शराइत के मानने के साथ। सो जो एक इस वक्त जो फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है, जुलाई से शुरू हुआ है और अभी हम उसके दूसरी तिमाही में हैं। तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो हम रेवेन्यू टारगेट्स में पीछे हैं। एक कंसर्न ये होगा रेवेन्यू टारगेट्स। दूसरा एक क्वेश्चन ये होता है कि रेवेन्यू के साथ-साथ स्पेंडिंग पैटर्न क्या है? कि क्या हम हुकूमत, चाहे इसमें वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, क्या वो स्पेंडिंग के हवाले से जो गाइडलाइंस मुकर्रर की गई हैं, क्या वो उनको डेविएट तो नहीं कर रही हैं? और तीसरा जो है वो सब्सिडीज़, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम की एक बुनियादी शर्त ये है कि हम सब्सिडीज़ को कम से कम करें। तो क्या किसी शक्ल में हुकूमत कोई सब्सिडीज़ तो नहीं दे रही है? तो इन चीज़ों को देखने के लिए आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है, जो इस पूरे हफ्ते में इस्लामाबाद में मौजूद रहेगी। अगर मैं जो एक तरह से इंटरिम असेसमेंट अगर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँ तो पहली बात तो इसमें ये है कि हम रेवेन्यू टारगेट में हमारा शॉर्टफॉल चल रहा है और वो रेवेन्यू जो है वो एफबीआर जितना हमने, चूँकि इस दफ़ा बहुत बड़ा टारगेट रखा है, कोई 13 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट है और उसका जो अंडरलाइंग फिनोमेना है वो ज़ाहिर है रेवेन्यू के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तभी आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेंगे। दूसरी एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं आज हमारे एक फेलो इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर महमूद खालिद, उनसे बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन के हवाले से भी कुछ अजम्पशंस रखी गई थी और वो जो अजम्पशंस थी वो हायर रेट के ऊपर थी। ज़ाहिर है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से कलेक्शन भी ज़्यादा होती है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारी तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से नीचे फ़ॉल कर रहा है। आम तौर पर ये अच्छी खबर है। बतौर मईशत हम ये कह सकते हैं, बतौर मईशत दान, कि इन्फ्लेशन रेट हमारी बहुत ज़्यादा थी, वो कम हो गई है, तो ये एक वेलकम न्यूज़ है। मगर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पर शायद पड़ रहा है और उसको देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हमें, इसका मतलब है कि अपनी जो जब तक हम अपनी बेस को नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक हम सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंशन की बेसिस के ऊपर अपने टारगेट्स को मुतय्यन करेंगे तो फिर यही होगा। स्पेंडिंग के हवाले से जो कंसर्न्स इस वक्त आ रहे हैं और जो मैं भी समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही कंसर्न है, कि हम एक ऐसे प्रोग्राम में हैं जिसमें हम अपने आप को बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है, हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो हमारा एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का यूजुअली होता है कि, वैसे तो खैर ये नॉन पॉलिटिकल हुकूमत भी ऐसी करनी है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर रही होती हैं। तो ऐसे मंसूबों का ऐलान करती हैं कि जो बज़ाहिर हेडलाइंस ग्रैब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इस हवाले से जो अभी तक जो प्रोविजनल अकाउंट सामने आए हैं, उसमें देखा गया है कि जो पंजाब की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो डेफ़िसिट में है और बाकी तीनों सूबों की हुकूमतों ने अपने जो टारगेट्स हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत उनको पूरा किया है। तो इसी तरह स्पेंडिंग में आप सब्सिडीज़ को देखें कि पहले भी ये खबर आई थी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था और आईएमएफ का प्रोग्राम अभी अप्रूव हुए, कुछ ही दिन गुजरे थे तो पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया और बज़ाहिर उसमें आईएमएफ के साथ उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था और वो 2 महीने का पैकेज था। उसके बाद पब्लिकली इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आई कि ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। तो यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, वो मुतासिर होती है कि आप एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, इसका मतलब आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की मसाइल का शिकार हैं, तो आपको अपने जो
जो स्पेंडिंग है उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना कि आप उनको मज़ीद बढ़ाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। एक और जो बात जो हुई है पिछले दिनों, वो फिस्कल पैक्ट है। यानी जो एनएफसी अवार्ड है उसके तहत ज़ाहिर है हमारा जो अभी 2010 का अवार्ड चल रहा है, जिसके तहत जो हमारे वसाइल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सूबों में। 57% जो हमारी कलेक्शन है ओवरऑल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सूबों के अंदर, और वो फिर आगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला उसमें पॉपुलेशन भी है, उसमें रिवर्स पॉपुलेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, पर कैपिटा इनकम भी है, उसके हवाले से मुख्तलिफ सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उस पे एक काफ़ी अरसे से एक कंसर्न आ रहा था कि ये सूबाई हुकूमतों के पास रिसोर्सेज हैं और बाद में वो सरप्लस भी वापस कर देती हैं। मगर इसमें एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि 2 बड़े हेड्स, जिसमें डेट सर्विसिंग है और नेशनल जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, वो तो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ वफाकी हुकूमत की है। अगरचे ज़ाहिर है कि इसका जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत से ज़्यादा बढ़ के तो सूबाई हुकूमतें हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक वो भी इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, अखराजात जो हो रही हैं, तो उनको भी शेयर करना चाहिए। लेकिन अब एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है कि अब उस रेशो से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है 57%, ये आगे तो जा सकता है, ये पीछे नहीं आ सकता है। तो इसको एक तरह से इसको एस्केप करने के लिए एक आइडिया फ्लोट किया गया और वो उसमें फिस्कल पैक्ट बन गया है। उसकी अभी जो तफ़सीलात हैं वो सामने नहीं आई हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये एक अहम मौज़ू होगा इन डिस्कशंस का, कि कहाँ तक इसकी जो मज़मरात हैं वो क्या हैं, टैक्स की वसूली के लिए, टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होंगे, और मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतों का जो शेयर है उसमें कितनी हद तक वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और रेवेन्यू के हिसाब के एतबार से एक और जो बड़ा जो क्वेश्चन है या डिबेट है, वो होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स है ज़रूरी सेक्टर के ऊपर, वो हम अब कमिट कर चुके हैं कि जनवरी अगले साल से हम उस पे लगा देंगे, या ऐसी लेजिस्लेशन ले आएँगे। तो अभी तक तो बज़ाहिर जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि इसके ऊपर वो कोई प्रिपेयर कर रही हैं, कोई लेजिस्लेशन कर रही हैं या कोई और चीज़ कर रही हैं। अभी इसके बारे में डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा मेरे ख़्याल है इन डिस्कशंस में कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम का एक और बड़ा जो जुज़ है वो ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन है। जैसे कि आपके इल्म में है कि बहुत एफ़र्ट की गई पीआईए के निजकारी के लिए, एक पूरी ट्रांज़ैक्शन डेवलप की गई। उसका एक पूरा प्रोसेस था जो पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा था। उसके तहत हमने 2 कंपनीज़ बनाई, एक होल्डिंग कंपनी बनाई और एक जो दूसरी जिसमें कि हमने एसेट्स पार्क किए, जिसमें हमने एसेट्स, प्राइम एसेट जो थे और इसके अलावा जो लायबिलिटीज़ थी, 600 अरब रुपए की लायबिलिटीज़ में पार्क कर दी। और एक रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी जिसमें ज़्यादा फंक्शनल एसेट्स थे, फंक्शनल डे टू डे लायबिलिटीज़ थी ऑपरेशंस की, वो पार्क कर दी। 2 बैलेंस शीट क्रिएट हो गई। एक प्रोसेस था, उसके तहत 6 कंपनीज़ ने या 6 ग्रुप्स ने, कंसोर्शियम ने बिड में हिस्सा लिया और उस बिड के नतीजे में आखिर में ये हुआ कि 6 में से 5 कंपनीज़ ने बिड मनी में जमा नहीं कराया और सिर्फ़ एक कंपनी ने जमा कराया, और जो उसने जो बोली लगाई वो 10 बिलियन रुपीस थी। जबकि जो वैल्यू जो पहले सीक्रेट रखी जाती है, जब रिवील की गई, जो मिनिमम एक तरह से बेंचमार्क है, वो 85 बिलियन रुपीस थी। सो ऑब्वियसली वो एक नॉन स्टार्टर था। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न अब पैदा हो गया है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो हमारे एसओईज़ हैं उनका एक मेजर इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अगर ये पहली ट्रांज़ैक्शन हमारी इतनी ज़्यादा एक नेगेटिवली मुतासिर हुई है, बल्कि एक तरह से उस पर एक ब्रेक लग गई है, तो आगे प्रोग्राम कैसे चलेगा? अब तकरीबन 86 के करीब कमर्शियल एंटरप्राइज़ेज़ हैं, जो कि हुकूमत में एक प्राइवेटाइज़ करनी है। तो ये एक नाकामी है, हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट के ऊपर नाकामी हुई है। इसको असेस करने की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन की फ्रेमवर्क को, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को रियलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है, ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें और हुकूमत बिज़नेस में से और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में से सक्सेसफुली एग्ज़िट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको वक़्त पे इन वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।